अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाज़िर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले इरम शब्बीर के लिए मैसेज है कि जी जनाब आपकी सारी फरमाइशें मैंने देख ली हैं, सारे कमेंट्स आपके पढ़े हैं, मैंने आपकी फरमाइशें नोट कर ली हैं। और आपकी शायरी की 2 फरमाइशें मैंने पूरी कर दी थी, लेकिन उन पर आपका कमेंट नहीं आया, तो मुझे कैसे पता चले कि आपने सुन ली है या नहीं सुनी है। और तीसरी फरमाइश भी नोट की हुई है, इंशाल्लाह जल्द पूरी कर दूँगी। इसके अलावा आपने कहा कि आप बहुत मिस कर रही हैं लॉन्ग 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 एपिसोड की, तो इतनी तवील एपिसोड तो मैं अपलोड नहीं कर सकती। अलबत्ता मैंने वापस से स्विच कर लिया है कि आपको डेली एक ही एपिसोड दूँ, उस एपिसोड के 2 पार्ट्स ना करूँ, उन्हें 2 पार्ट्स में अपलोड ना करूँ, बल्कि शाम में एक ही एपिसोड अपलोड कर दिया करूँ। तो वो मैंने दोबारा से वापस अपनी रूटीन अपना ली है। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो डेली जो एपिसोड पहले मिला करती थी उसी तरह से आपको एक एपिसोड जो है वो डेली मिलेगी। और शायरी भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा मैं बहुत माज़रत खा हूँ, मैंने आपका मैसेज देख लिया था लेकिन बहुत लेट देखा, मैंने उसका जवाब नहीं दे सकी थी, लेकिन अब मैंने उसका जवाब दे दिया है, तो प्लीज़ आप वो मैसेज भी सुन लीजिएगा, ठीक है। और अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो इस कहानी की फरमाइश जो है वो हमसे की है आफिया नासिर ने। कहानी का नाम है तायर लाहौती और इसकी मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 18। कमरुन्निसा वॉशरूम से बाहर आई तो देखा वो खिड़की की ग्रिल से नाक टिकाए बाहर झांक रही थी। उसी दम एक कोने में रखे फ़ोन की घंटी बजी। कमरुन्निसा ने तेज़ी से आगे बढ़कर फ़ोन उठा लिया। महानूर भी उनकी तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। वो तो यहाँ नहीं है जी, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा बता दूँगी। उन्होंने फ़ोन कान से हटा लिया। महानूर, उन्होंने कुछ सोचते हुए उसे मतवज्जा किया। तुम्हें अपनी नानी का नंबर याद है? चाहो तो फ़ोन पर बात कर लो, क्या पता इस मसले का कोई हल ही निकल आए। मेरी भी बात करवा दो उनसे। उन्होंने फ़ोन उसकी सिमत बढ़ाया। महानूर ने चौंक कर उनकी शक्ल देखी, फिर फ़ोन की सिमत देखा। इतने काम की चीज़ कमरे में मौजूद है, ये तो ध्यान ही नहीं आया। उसने आगे बढ़कर फ़ोन गोया झपट लिया और नंबर मिलाने लगी। तीसरी रिंग पर दूसरी जानिब रिसीवर उठा लिया गया था। उसका दिल धक धक करने लगा। हेलो, रीबा की आवाज़ आई और वो तो जैसे ज़िंदा हो गई। हाँ रीबा, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी आपी। आपी? बड़ी अम्मा? महानूर आपी, कैसी हैं आप? कहाँ से फ़ोन कर रही हैं? रीबा की खुशी से बुरी हालत थी। ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। कैसे हैं सब? अम्मी कैसी हैं? उसने गुलूगीर आवाज़ में पूछा। फूफो की तबीयत तो अब पहले से बेहतर है, मगर फूफा जान की हालत बहुत ख़राब है। इजहार भाई उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। आप तो ठीक है ना? वो पूछने लगी। अब क्या ठीक होंगी, दुआ करो मर जाऊँ। उसकी आवाज़ भर आ गई। अम्मी कहाँ हैं? घर पर है या उधर ही हैं? फूफो तो रोज़ जाने को कहती हैं, बड़ी अम्मा मगर जाने नहीं दे रही। चलें बड़ी अम्मा से बात करें। चंद सानिए बाद बड़ी अम्मा की आवाज़ आई। उसने बमुश्किल सलाम किया। क्या हाल है बेटी, कहाँ से फ़ोन कर रही हो? वो बहुत थकी थकी आवाज़ में पूछ रही थी। पता नहीं कहाँ हूँ नानी अम्मी, मैं क्या करूँ? वो फूट फूट कर रोने लगी। अब क्या करना है बेटी, जो होना था वो हो चुका। हमारे किए का कोई अजाब था जो आकर रहा। आगे इससे बख्शिश व पनाह मांगते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। आ जाएगा हमें भी सब्र के, सब्र भी वही देता है। मैं मर जाऊंगी नानी अम्मी, वो ज़ारो कतार रोते हुए बोली। देखो इसी अंधेरे में रोशनी ढूंढो, अल्लाह उसे हिदायत दे जिसने हमें जीते जी दोज़ख में धकेल दिया। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, कुछ पईद नहीं वो तुम्हारे हक़ में अच्छा हो जाए। देखो अब तुम फ़ोन वगैरह ना करो, मज़ाहिर की तरफ से बहुत डर है। वो तुम्हारी खोज में है, उसके सर पर तो जैसे खून सवार है। पला पलाया बच्चा कैसे अपने सामने ख्वार होता देखूं। वो लगा हुआ है किसी धुन में और मेरी नींदें उड़ी हुई हैं। देखो उससे भी कभी सामना हो तो सफ़ा बोल देना कि जो हुआ तुम समझौता कर चुकी हो, अपनी बूढ़ी नानी पर एहसान होगा। बड़ी अम्मा की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। दुआ करे नानी अम्मी कि मैं मर जाऊं, वो सिसकते हुए बोली। अपनी नानी से मेरी बात कराओ बेटी। कमरुन्निसा से मज़ीद सब्र ना हुआ तो बोल पड़ी थी। नानी अम्मी, पाशा की अम्मी आपसे बात करेंगी, उसने खुद पर काबू पाकर कहा। पाशा की माँ, क्या तुम उनके पास पहुँच गई? बड़ी अम्मा हैरत से बोली। महानूर ने बगैर कुछ कहे फ़ोन कमरुन्निसा को थमा दिया। अस्सलामुअलैकुम, उन्होंने अपनी नफीस और पुरवकार आवाज़ में मोतबाना सलाम किया। यानी आप दोनों माँ बेटे की मनसूबा बंदी थी ये? बड़ी अम्मा ने बेजार कुन अंदाज में सलाम का जवाब देकर फ़ौरन हमला किया। कमरुन्निसा तो इतनी सटपटाई कि चंद लम्हों को तो गोयाई ही सल्ब हो गई। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे अपने बेटे का तर्ज़ ज़िंदगी कितना पसंद है और उससे कितना इत्तफ़ाक़ है। बहरहाल ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे इस हादसे का कोई इल्म नहीं था।
وہ آج صبح ہی مجھے یہاں لایا اور لانے سے پہلے یہ تک نہیں بتایا کہ کہاں لے جا رہا ہے اور کیوں۔ میں تو خود یہاں بچی کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی اور بیٹے کو جو کہہ سکتی تھی کہا، بلکہ اب بھی کہہ رہی ہوں میں کہ پہلی فرصت میں بچی کو آپ کے پاس واپس پہنچانا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کرا کر لانا چاہتی ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب جیسے آپ حکم کریں۔ قمر النساء نے ٹھہر ٹھہر کر جیسے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ بڑی اماں شاید سچائی کے زیر اثر آ گئی تھیں، سانس روکے قمر النساء کی بات سنتی رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی بات مکمل ہوئی وہ یکدم چونک پڑیں۔ اچھا بولیں آپ، مگر یہ تو اب ممکن نہیں رہا۔ فرض کریں وہ آ بھی جاتی ہے تو بھی وہ سب نہیں ہو سکتا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا پوتا ہتھیلی پر سر دھرے پھر رہا ہے، وہ کسی صورت اس کی شادی آپ کے بیٹے سے ہونے نہیں دے گا، اور نتیجہ آپ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ہوگا۔ نہ آپ کا بیٹا ہار مانے گا نہ میرا پوتا۔ شادی بیاہ تو ایک طرف رہ جائیں گے، یہ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے، عمر بھر کی دشمنیاں گلے پڑیں گی۔ بڑے سخت موسم دیکھے ہیں تو یہ جانے پلی ہیں۔ اس بڑھاپے میں خدا نخواستہ میں ان کے دکھ نہیں اٹھا سکتی، حالانکہ میرا بس چلے تو اپنی بچی ایک لمحہ آپ کے پاس نہ چھوڑوں۔ آپ اس کا پہلی فرصت میں نکاح کر دیں، نکاح ہو جائے گا تو میرا پوتا بھی ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اگر یہ ہمارے پاس واپس آئی تو پستولیں نکل آئیں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ بڑی اماں اب قدرے سکون سے بات کر رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا، میرا مطلب ہے پوتا، بتا رہا تھا اب جو ٹیلی فون آئے گا اس کا نمبر ٹیلی فون والے نوٹ کر لیں گے۔ کل درخواست گئی تھی، آج سے شاید وہ ہمارے ٹیلی فون سننا شروع کر دیں گے۔ اب آپ ٹیلی فون نہ کرنا۔ بڑی مشکلوں سے پوتوں کو جوان دیکھا ہے، اب بس ان کی خوشیاں دیکھنے کی تمنا ہے۔ بہرحال بڑا حوصلہ ہوا کہ بچی کے پاس آپ موجود ہیں۔ خدا حافظ۔ بڑی اماں نے ان کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ قمر النساء گمسم ہنوز فون کان سے لگائے کھڑی تھیں۔ ماہنور ان کے سر سے سر ملائے جیسے نانی کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ پاشا فروٹ باسکٹ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ پہلے تو نظر بستر کی طرف ہی گئی تھی اور فوراً ہی پلٹ کر ان کی طرف۔ وہ عقاب کی طرح آگے کی طرف جھپٹا تھا اور فون ماں سے تقریباً چھین لیا تھا۔ کان سے لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاں تو خاموشی تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ کس کا فون تھا؟ کسی کا نہیں، میں نے کیا تھا ماہنور کی نانی کو، وہ پرسکون انداز میں گویا ہوئیں۔ مائی گاڈ، کیوں؟ وہ جیسے غضبناک ہو گیا۔ میں نے سوچا کچھ اس کی طبیعت سنبھلے گی، وہ اسی انداز میں بولی۔ کیا بات ہوئی؟ کس کس سے ہوئی؟ وہ مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس اس کی نانی سے ہی ہوئی، وہ رسانیت سے بولی۔ ناممکن، وہ جیسے بڑبڑایا، پھر نظریں اٹھا کر ماں کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ آئیں آپ لوگ باہر، وہاں گاڑی کھڑی ہے، بیٹھیں۔ وہ ناراض نظر آیا۔ آپ کہاں پہنچاؤ گے ہمیں؟ قمر النساء تنک کر بولی۔ بس آپ چلیں، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ بھی بگڑ کر بولا۔ جلدی کریں۔ اس نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر قدم بڑھا دیے۔ قمر النساء ہول کر پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ ارے کیا مصیبت ہے، اب کون سے تہہ خانے میں اتارو گے ہمیں؟ وہ بڑبڑا رہی تھیں۔ پاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماہنور اس کے ساتھ گویا گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی کے قریب ہی جا کر رکا۔ پچھلا دروازہ کھول کر گویا اسے سیٹ پر پھینک دیا، پھر ماں کی طرف پلٹا۔ چلیں بیٹھیں۔ کیا وحشت، بچی کو پاؤں میں چپل تو ڈالنے دیتے۔ وہ ماہنور کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بگڑ کر بولیں۔ پاشا نے کوئی جواب دیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اسلحہ بردار چوکیدار گیٹ وا کر چکا تھا۔ پاشا نے بہت تیزی سے گاڑی ریورس کی اور باہر نکلتے ہی اتنی تیزی سے ٹرن لیا کہ گاڑی کے پہیوں سے زور کی چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ اب وہ فل سپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، اب کہاں کے ارادے ہیں؟ قمر النساء پریشان ہو رہی تھی۔ جہنم میں نہیں لے جا رہا، اطمینان رکھیں، وہاں سے ٹکڑا توڑ جواب آیا۔ جہنم میں تو ویسے ہی ہیں۔ قمر النساء بڑبڑائیں اور ماہنور کا سر اپنے شانے سے ٹکا کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ اس کے تو ابھی تک اوسان بحال نہیں ہوئے تھے۔ مروا دیا تھا آپ نے، پاشا نے بڑبڑاتے ہوئے ایک موڑ کاٹا۔ کیوں؟ وہ ٹیلی فون میں سے نکلے پڑ رہے تھے، وہ چل کر بولیں۔ سمجھے نکل ہی پڑے ہوں گے، وہ بھی اسی موڈ میں جواب دے ہوا۔ اماں ویسے تو شاید میں کچھ عرصہ زندہ رہ لوں، مگر لگتا ہے آپ مجھے جلد سے جلد دنیا سے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ خدا کا نام لو پاشا، یوں ماں کے دل سے نہیں کھیلتے، وہ گویا تڑپ گئیں۔ اللہ اکبر، اس نے بھی نعرہ لگایا اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ پڑوسیوں کو بھی چیک کر لیں، ہوش و حواس میں بھی ہیں یا؟ وہ مرر میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ قمر النساء نے کوئی جواب نہ دیا اور ماہنور کو محبت سے تھپکنے لگیں۔ کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ عارفہ نے ریبا کی طرف دیکھا۔ زیادہ بات نہیں ہوئی، آپ کا پوچھ رہی تھیں کہ امی کیسی ہیں؟ ریبا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ پاشا کی ماں ہے اس کے ساتھ، میں نے تو اسے خوب سنا ڈالی، بولی مجھے تو اس حادثے کا علم نہیں تھا، صبح یہ کہہ کر ساتھ لایا کہ بہت ضروری کام ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی ہوں کہ بہت بھلی عورت لگتی ہیں، میں تو ان سے مل کر حیران ہوئی تھی۔ یقین نہیں آتا وہ بد نصیب ان کا بیٹا ہے۔
اس کا مطلب ہے وہ ماہنور کو لے کر ماں کے پاس گیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اطلاع کرتی، ہم جا کر کسی ترکیب سے اسے لانے کی کوشش کرتے۔ وہ بیٹے کے گناہ میں خود بھی شریک ہو گئیں۔ عارفہ بہت سوچ سوچ کر بولتی جا رہی تھی۔ وہ اسے ماں کے پاس لے کر نہیں گیا تھا، بتایا نا، ماں کو اس کے پاس لے کر گیا ہے، صبح بتا رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تو یہی کہا تھا اسے واپس چھوڑ کر آؤ، میں خود عزت سے رخصت کرا کر لاؤں گی۔ اور بھی جانے کیا بولی تھی، پر میں نے کہہ دیا۔ بظاہر بات بہت آسان نظر آ رہی ہے، مگر ایک بار وہ واپس آ گئی تو میرا پوتا زمین آسمان ایک کر دے گا، مگر پاشا سے اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ میرے منہ میں خاک، بس خون خرابہ ہی ہوگا پھر تو، اور میری ہمت نہیں ہے کہ پلے پلائے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں چھلانگ لگاتا دیکھوں۔ آپ وہیں نکاح پڑھا دیں، آ جائے گا ہمیں صبر۔ آپ نے یہ کہہ دیا اماں؟ میری بچی مر جائے گی، قدرت نے تو ہمیں موقع دیا تھا، عارفہ تڑپ کر بولی۔ ہوش کے ناخن لو عارفہ، ایسی باتیں کبھی چھپتی نہیں ہیں، دوسری بچیاں بھی ارمان لیے بیٹھی ہیں، بس بہت ہو گیا۔ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، بندوقوں پستولوں سے کھیلتا ہے، اس نے تو ہماری بچی کو برت لیا، غیرت کا تقاضا ہے اب وہ اسی کی ہو، پتہ چل چکا ہے وہ کس قدر خطرناک ہے۔ جوان بچے اور کنواری بچیوں کا ساتھ ہے، تم کیا سمجھ رہی ہو یہ سب طے کر کے میں خوش ہوں؟ ناسور پل رہا ہے سینے میں، مگر اب تم بھی غور کرو، بہت بڑے بگاڑ سے بچنے کے لیے اس بگاڑ کو قبول کرنا پڑے گا۔ عارفہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنا کتنا آسان ہے اماں، ہائے میری پھول سی بچی، وہ روتے ہوئے بولی۔ پلک نہیں لگتی رات کو، جی چاہتا ہے کہ بس وہ سامنے آ موجود ہو، آپ نے مجھے اس کی آواز تو سنا دی ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اس درندے کو بہت جلد مایوس کر دے گی، وہ مر جائے گی اماں، آپ اسے واپس آنے دیں، میں اسے لے کر کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں گی جہاں رشتے تعلق دکھ نہ دیں، رشتہ داروں کو ہم سے ملتے شرم آئے گی نا، ہم نہیں ملیں گے، بس آپ میری بچی کو آنے دیں۔ بڑی اماں نے عارفہ کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور اپنے دوپٹے سے عارفہ کے آنسو پونچھنے لگیں۔ بس کرو عارفہ، ماں کو اتنا نہ آزماؤ، تمہیں سارا بھی سمجھا کر گئی اور تمہاری بھاوج بھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا اماں، مجھے اپنی بچی کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ اسے آنے دیں۔ عارفہ کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ بڑی اماں عارفہ کی پشت سہلانے لگیں۔ تیرا دکھ کوئی ناپنے تولنے کی بات نہیں ہے، تو کیا سمجھتی ہے میں نے کلیجہ پتھر کا رکھا ہوا ہے؟ تو اس کی ماں ہے تو میں تیری ماں ہوں، دعا کر کوئی بھلی صورت نکلے، مزید بگاڑ نہ ہو، اللہ تیرے دل کے سکون کو کوئی راستہ سجھا دے۔ کیا عجب ہے، بڑی شان ہے اس مولا کی۔ وہ عارفہ کو پیار کر رہی تھی، بہلا رہی تھی، مگر عارفہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شمسہ پانی کا گلاس لے کر آ موجود ہوئی تھی، ریبا بڑی مہارت سے اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ اسی لمحے مظاہر لاؤنج میں داخل ہوئے اور پہلی نظر ہی بڑی اماں اور عارفہ پر پڑی۔ کیا ہوا؟ کوئی اندیشہ ان کی نگاہوں سے جھانکنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ آپ ہی کا فون آیا تھا نا، ریبا جلدی سے بولی۔ ماہنور کا؟ وہ چونک پڑے اور تیزی سے فون کی طرف بڑھے، کوئی نمبر ڈائل کیا اور متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں، مظاہر بات کر رہا ہوں، کیا اس نمبر پر آبزرویشن لگ چکی؟ اچھا ٹھیک، پلیز نمبر بتائیں۔ 8 بجے سے 3 کالیں ادھر آئیں۔ جی بولیے۔ انہوں نے قلم جیب سے نکالا اور فون کے قریب پڑے چھوٹے سے پیڈ پر کچھ لکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، جعفری صاحب ہی بات کر رہے ہیں نا؟ اوکے، تھینکس اے لاٹ۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی اور چال میں ایک جوش۔ پھپھو پلیز آپ حوصلہ رکھیں، وہ آ جائے گی، بس تھوڑا سا انتظار۔ بڑی اماں منہ کھول کر مظاہر کی صورت دیکھنے لگیں۔ ہیں؟ عارفہ بھی رونا بھول کر چونک پڑی۔ ہاں، بس ابھی پتہ چل جاتا ہے اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ۔ سچ کہو؟ عارفہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ مظاہر بنا کچھ بولے تیزی سے باہر نکل گئے۔ یہ کیا اسے لینے گیا ہے؟ وہ بڑی اماں سے پوچھنے لگیں۔ بڑی اماں نے ایک گہری سانس لی۔ ریبا، وہ میز پر میری تصویر دھری ہے، پکڑانا۔ انہوں نے حیران پریشان ریبا کو مخاطب کیا، جو فوراً میز کی سمت دوڑ گئی۔ قمرالنساء سارے راستے خاصے اعصابی تناؤ میں مبتلا رہی تھی، مگر اپنے گھر کے سامنے گاڑی رکتے دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بتا نہیں سکتے تھے کہ گھر جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی راز میں رکھنے والی بات تھی۔ راستے بھر میں پریشان رہی۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پاشا سے قدرے ناراض انداز میں کہا، اب کسی کو خوامخواہ پریشان ہونے کا شوق ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، ماں کو کسی غلط جگہ تو نہیں لے جا سکتا۔ اس نے بھی اپنے مخصوص ٹکڑا توڑ انداز میں جواب دیا اور گاڑی سے اتر کر مین گیٹ کا تالا کھولنے لگا۔ قمرالنساء نے حیران پریشان سی ماہنور کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے دبایا۔ چلو شکر ہے گھر لے آیا ہے، اطمینان رکھو، اب کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، تمہاری ماں کا گھر بھی یہاں سے نزدیک ہے۔ ماہنور چونک پڑی، وہ اپنے علاقے میں واپس آ چکی تھی۔ اسے اپنے اندر برقی رو دوڑتی محسوس ہوئی۔ پاشا گیٹ کھول کر واپس آ چکا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی آہستہ سے پورچ میں داخل ہوئی، وہ دونوں گاڑی سے اتر چکی تھیں۔ قمرالنساء ماہنور کو تھام کر گھر میں داخل ہوئیں اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھیں۔ اپنے چھوٹے سے پرس سے بیڈ روم کی چابی نکالی اور دروازہ کھولا
और पहले महानूर को अंदर दाखिल होने का इशारा किया। वो डमी की तरह चलती हुई कमरे में दाखिल हो गई और खड़े होकर बेडरूम का जायज़ा लेने लगी। सादा सा बेडरूम था। एक बेड, नमाज की चौकी, 4 मनकश कुर्सियाँ, लाइट ग्रीन कारपेट, हमरंग सफ़ेद फूलों वाले पर्दे, दीवार गिर वार्डरोब, इसके अलावा कोई सामान नहीं था। सुकून तो अपने ही घर में मिलता है। वहाँ सब कुछ था। कह रहा था उसका अपना घर है, मगर फिर भी इसी घर की बेचैनी थी। अब तुम हौसला रखो, रात बहुत हो गई है, वरना मैं लड़कियों में से किसी को बुला लेती। अगर चाहो तो नहा धो लो, लड़कियों के कपड़े मौजूद हैं, आती जाती रहती हैं ना, इसलिए 2-4 जोड़े उनके यहीं पड़े रहते हैं। मैं इतने में खाने का इंतज़ाम करती हूँ। उन्होंने वार्डरोब खोलकर हैंगर में लटके कुछ कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये कपड़े हैं, इनमें से जो मुनासिब समझो नहाकर पहन लो, अब तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। वो उसे वार्डरोब के सामने खड़ा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। वो बुत की तरह इस्तादा थी, ज़हन बिल्कुल साथ छोड़े हुए था। खाली खाली नज़रों से कपड़ों को देख रही थी। ज़हन तो कहीं दूर की परवाज़ पर था और सिर्फ एक नुक्ते पर जमा हुआ था, नानी अम्मी की आवाज़। अब यह तुम्हारी किस्मत। इतने आराम से उन्होंने उसकी जुदाई बर्दाश्त कर ली। क्या वो सब उसकी खातिर दुनिया की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? एक गलत आदमी के साथ उम्र भर साथ रहने की ताकीद करने लगे। ये खून के रिश्तों का रंग है, गैरों को क्या मलामत। मेरा क्या कसूर? मैं क्यों रांदा दरगाह ठहरी? क्या मेरी खुली किताब जैसी ज़िंदगी उनके सामने नहीं? मुझे ज़िंदगी के सबसे कड़े वक्त में तन्हा छोड़ दिया गया। और मेरे माँ बाप जिन पर कुर्बानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैं कहाँ जाऊँ, किसे अपना कहूँ? साबित तो यह हुआ कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। इतनी आसानी से भेड़िए के चुंगल में रहने दिया। अगर मैं मर भी जाऊँ तो किसी को क्या? उन सब अपनों से तो ये भली औरत अच्छी रही जो दिलजोई भी कर रही है और निजात के रास्ते भी दिखा रही है, आंसू भी पोंछ रही है, हमेशा साथ निभाने के वादे भी कर रही है। मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है? एक इंसानियत का रिश्ता। ज़िंदगी के इस अंधेरे में मुझे किस तरफ कदम उठाना चाहिए? यकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। ख्यालात की रवानी रुक गई। चंद लम्हों बाद पाशा की आवाज़ आने लगी। सब चले गए थे ना वहाँ से? हाँ ठीक है, थैंक्स गॉड। हाँ, तुम लोग आज बाहर ही रहना। शुक्र है कोई बंदा उनके हाथ नहीं लगा। तुम लोगों का कोई भरोसा भी नहीं होता। जब तक मैं ना कहूँ कोई उस घर में कदम ना रखे। सिस्टर को ड्रॉप कर दिया था ना? ओके, मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करो। ज़मीन पर ही हूँ मैं, वो झल्ला कर कह रहा था और फिर उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैं फ़िलहाल ज़मीन पर ही हूँ, मगर माँ ने ज़मीन के अंदर उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बुलंद आवाज़ से बड़बड़ा रहा था। खैरियत? किसका फ़ोन था? कमरुन्निसा की आवाज़ आई। जहाँ कुछ देर पहले हम मौजूद थे वहाँ रेड हुई थी। ऐसा होना नामुमकिन था, मगर आपने मुमकिन बना दिया था। पहुँच आया था इसका सूरमा कज़न। इस शख्स का कुछ करना पड़ेगा। दादी की बात भी नहीं मानता, हालांकि कितनी अक्लमंद दादी है। अम्मा, आप इसे निकाह के लिए तैयार करो, वरना इसे अपने होनहार कज़न को खोना पड़ेगा। फिर क्या करेगी? समझाएं इसे। उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसकी जान के दुश्मन हो रहे हो? कमरुन्निसा की आवाज़ आई। बिगाड़ा नहीं तो बिगाड़ देगा। बड़ा सच्चा आशिक है, जान की बाजी लगा रहा है। हालांकि अच्छी तरह जानता है कि टाकरा किससे है। आप उसे समझा दें, वरना बाद में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उसने गोया धमकी दी। क्या समझाऊं? कमरुन्निसा चिढ़कर पूछ रही थी। यही कि मुझसे फ़ौरन निकाह करेगी। अब अगर वो मज़ाहमत करेगी तो एक आध अपने से हाथ धो बैठेगी। मानूर का दिल धक से रह गया। अपने? अब तो खैर ये लफ्ज़ अजनबी लगने लगा है, उसने सोचा। अल्लाह को मानो पाशा, इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं होती। कमरुन्निसा दहल कर बोली थी। पाशा की आवाज़ आना बंद हो गई थी। गालिबन वो अपने कमरे में चला गया था। अरे तुम अभी तक उसी तरह खड़ी हुई हो? कमरुन्निसा जाने कब आ गई थी। लो, मैं खुद निकाल देती हूँ कोई सूट। उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक सूट उतारा और उसे थमा दिया। जाओ नहा धो लो, फिर खाना खा लेना। चलो शाबाश। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। ये सामने बाथरूम है। महानूर रोबोट की तरह चलती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कमरुन्निसा के पहलू में लेटी वो बस एक टुक छत को घूरे जा रही थी। सहन जैसे एकदम खाली था। 2 दिन कब्ल की वहशत भी नहीं थी। कमरुन्निसा के चेहरे पर नज़र डालकर एक तसल्ली सी हो जाती थी। उसी दम टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हो गई और जहन में ख्यालात की आमदोरफ्त शुरू हो गई। घंटी मुसलसल बज रही थी। तोबा, कितनी गहरी नींद सो रहा है। हालांकि फ़ोन सिरहाने ही रखा होगा। बस जब घर में होता है सारी रात फ़ोन की घंटियाँ बजती रहती हैं। मालूम सारा पाकिस्तान इसी के कंधों पे खड़ा है। कमरुन्निसा गनूदगी में बड़बड़ाई थी। वो करवट बदल कर दोबारा सो चुकी थी, मगर उसका जहन जगा दिया था। क्या कर रही होंगी अम्मी? पता नहीं अब्बा जान की तबीयत कैसी होगी। शमसा नामालूम कितना रोती होगी। नानी अम्मी इतनी बड़ी बात खुद से कैसे कर सकती हैं? यकीनन पहले अम्मी और अब्बा जान से कोई बात हुई होगी। कैसे यकीन दिलाऊं खुद को? माँ बाप तो ऐसे नहीं होते। मगर शायद वो लोग भी ठीक कह रहे हैं कि दूसरी लड़कियां भी अरमान लिए बैठी हैं। शायद लोग किसी अगवाशुदा लड़की के घर में रिश्ता नहीं देते होंगे।
ایک انسان کی وجہ سے اتنے بہت سے انسانوں کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے۔ واپسی کی صورت میں تو بس نقصان ہی نقصان ہے، بلکہ زندگیوں کو خطرہ ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ اس کا مناسب ترین حل یہ ہے کہ وہ خود کو ہی ختم کر ڈالے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، دونوں پارٹیاں آرام سے بیٹھ جائیں گی۔ کس طرح ختم کرے خود کو؟ زہر کہاں سے لائے؟ خود سے پھندا ٹھیک سے لگے گا یا نہیں؟ بلیڈ سے اپنی شہرک کاٹ ڈالے، بلیڈ کہاں سے لائے؟ بھاگ جائے، بے سہاروں کے کسی مرکز میں پناہ لے لے۔ اس نے قمر النساء کی طرف گردن موڑ کر دیکھا، وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کل رات سو نہیں سکی تھی، یہی سوچتی رہی وہ انہیں لے کر کہاں جائے گا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اتر آئی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ کاریڈور کی لائٹ جل رہی تھی، وہ ننگے پاؤں ہی باہر چلی آئی۔ کاریڈور عبور کر کے بیرونی گیٹ کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر سخت مایوسی ہوئی، وہاں خوب وزنی تالا جھول رہا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لیے، کچھ سوچنے لگی۔ کچن میں چھری تو ہوگی، پتہ نہیں تیز بھی ہوگی یا نہیں، اور یہ کچن کس طرف ہے؟ وہ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، 3 دروازے نظر آئے۔ ایک دروازہ کھولا تو وہ باتھ روم تھا، دوسرا کھولا تو اسٹور، تیسرا دھکیلا تو کچن تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ تلاش کیا جو دائیں طرف نظر آ گیا۔ کاریڈور کی روشنی کچن تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے لائٹ جلائی، کچن جگمگ کر رہا تھا اور قمر النساء کی نفاست کا اعلان کر رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، سنک کے پاس ہی چھری نظر آ گئی۔ اس نے لپک کر اٹھا لی، مگر ایک دم ہی وہ 2 مضبوط بازوں کی گرفت میں تھی۔ نہ میری جان، یہ نہیں۔ کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ آخر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ کچن میں آئیں تو سوچا بندے بشر کو بھوک بھی لگتی ہے، مگر ایک کھٹک تو تھی۔ یہ لوگ بہت شریف ہیں، کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا۔ پاشا نے چھری اس کے ہاتھ سے لے لی اور اسے تھامے ہوئے باہر لے آیا۔ اچانک حملے سے ماہنور کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں۔ پاشا نے اسے صوفے پر بٹھا دیا، پھر لاؤنج کی لائٹ جلائی۔ جی جناب، ویسے ماشاءاللہ بڑی بہادر ہیں آپ، شاید بھول گئیں۔ ہم نے سمجھا دیا تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ مجھے زندہ سلامت ماہنور چاہیے، مجھے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اس کے ساتھ ہی مرنا ہے۔ آخر محبت زندہ باد۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا بڑی شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ گمسم پتھرائی اس کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہے یہ شخص؟ 2 دن سے شیو نہیں بنائی، بہرحال دیکھے جانے کے قابل ہے صورت۔ کیا خیال ہے؟ ویسے آپ تو شاید پہلی مرتبہ غور سے دیکھ رہی ہیں، یہ مکھڑا کیسا ہے؟ ماہنور نے یکدم چونک کر نظریں جھکا لیں۔ کاش آپ کے دل میں آ جائیں تو وہیں دیکھ لیا کریں۔ وہ بڑے انداز سے مسکرا رہا تھا۔ آئندہ اس قسم کے اقدام کا سوچیے گا بھی نہیں۔ آپ تو چلی جائیں گی اور آپ کے گھر والے مصیبت میں پھنس جائیں گے، کچھ انہی کا سوچ لیجئے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے آپ کو اس گھر میں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، تصور میں تو بارہا دیکھا ہے۔ کل آپ کو دلہن بننا ہے، کل کتنی دیر میں آتی ہے؟ اف۔ وہ مزید ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ آپ کے عاشق نامدار نے بڑی افراتفری مچائی ہوئی ہے، ورنہ اور صبر کر سکتے تھے۔ چلیں اب آپ جا کر آرام سے سو جائیں، ورنہ بنانے والے نے کیا صورت بنائی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ دلکشی کا راز کیا ہے؟ ایک میگنیٹ کی طرح دل کو کھینچتی ہے۔ ویسے شاباش ہے، اتنا کچھ سن کر بھی کچھ بولنے کی تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ بالکل پورٹریٹ محسوس ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہروں کے سامنے بولنے کا فائدہ؟ وہ ایک دم سلگ کر بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال میں نے یہ جملہ سن لیا ہے، شاید سماعت بحال ہو گئی ہے۔ جان چلانے والی مسکراہٹ تھی۔ بہرحال آپ آرام فرمائیں، مزید تاکید کی تو شاید اب ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ایک اور بات، یہ کلر آپ کو بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اس نے ڈارک اورنج کلر کے سوٹ میں ملبوس ماہنور کو بڑی بے باک نظروں سے دیکھا۔ ماہنور کو رونا آ گیا، جیسے کوئی سرے بازار بے پردہ کر رہا ہو۔ ماں کے بڑے فائدے ہیں، اب تو آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا۔ اماں سو گئیں، ورنہ آج میں ان کے پاؤں ضرور دباتا۔ مجھ سے کوئی اکڑ کر بات نہیں کرتا۔ ماں دل کھول کر غصہ کرتی ہے تو بڑی پیاری لگتی ہے، اب تو اور بھی پیار آ رہا ہے۔ ماہنور میرے گھر میں چل پھر رہی ہے، کچن سے چھری اٹھا رہی ہے، واہ۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ویسے مجھے وہ خواتین شروع سے ہی اچھی لگتی ہیں جو بہت کم بولتی ہیں۔ عین اسی لمحے قمر النساء نیند میں جھومتی ڈولتی لاؤنج میں داخل ہوئی اور جیسے ساری نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ انہوں نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ماں کا بھی لحاظ نہیں۔ واقعی بڑی ہی غلط فہمی رہتی ہے۔ آپ اچھی ماں تو ہیں، اچھی پہرے دار نہیں۔ محترمہ پہلے تو فرار کے راستے ڈھونڈتی رہیں، پھر کچن میں آ کر چھری سے اپنا کام تمام کرنے لگیں کہ عین وقت پر میں سر پر پہنچ گیا۔ پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا شاید بھوک لگی ہے اس لیے کچن میں جا رہی ہیں۔ قمر النساء نے ماہنور کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا کرنے لگی تھی؟ پتہ نہیں حرام موت مردود کی ہوتی ہے، کوئی اصال ثواب نہیں پہنچتا اس کو، قیامت تک خدا کی ناراضگی۔ یہ 4 دن کی زندگی اور وہ ہمیشہ کی۔ بے وقوف ہی چھوٹے فائدے کے لیے بڑے نقصان پر راضی ہوتا ہے۔
کہا تو ہے میں تیری ماں ہوں، تیرے ساتھ ہوں، اعتبار نہیں کہے پر۔ ارے میں تو یوں ہی مر جاتی۔ وہ اسے پیار کرنے لگی۔ پہاڑ ٹوٹا ہے تجھ پر، حقیقت ہے، مگر اس کا یہ حل نہیں۔ یہ تو مایوسی ہے اور مایوسی کفر ہے۔ چلو آرام کرو، شاباش۔ وہ اسے لے کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پاشا لائٹ آف کر رہا تھا۔ ہوئی کوئی کامیابی؟ اظہر مظاہر سے پوچھ رہے تھے۔ ہو جائے گی، عجیب ملک ہے یہ، ایماندار پست اور کرپٹ مضبوط۔ ایک اعلیٰ افسر سے بات ہو رہی تھی تو فرمانے لگے، وہ بڑا اسمگلر ہے، بڑے کام کرتا ہے، اسے اتنی فرصت کہاں کہ ایک عام سی لڑکی کو اغوا کر کے اپنا وقت ضائع کرے۔ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ ریڈ ٹھیک جگہ ہوئی تھی، مگر وہ بہت ہوشیار ہے۔ میرے خیال میں وہ فون اس کی لا علمی میں ہوا تھا اور بعد میں اس کے کسی گرگے نے اسے اطلاع دی تھی۔ ہر جگہ پیسہ لٹا کر اس نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسچینج میں کوئی اس کا اپنا بندہ ہو اور اس نے اسے اطلاع دے دی ہو۔ حالانکہ ریڈ کرنے میں تاخیر نہیں ہوئی، مگر جب وہاں پہنچے تو کوئی نہیں تھا۔ پوری کوٹھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات طے ہے کہ وہ کوٹھی اس کی اپنی ہے، اس کا اڈا۔ وہ سارے مہرے وہیں بیٹھ کر کھیلتا ہے۔ مسلسل نگرانی تو ہو رہی ہے۔ ایک تو بڑی اماں نے پیچیدگی پیدا کر دی ہے، اسے پہلی فرصت میں ڈس آن کر دیا، اور ہو سکتا ہے وہ بے وقوف کم ہمت لڑکی اپنی جان پر بنا بیٹھی ہو۔ مظاہر کے چہرے سے الجھن اور پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ہاں، اصل میں ہم دنیا سے بہت ڈرتے ہیں، اظہر نے افسردہ انداز میں کہا۔ اور دنیا نے کیا دینا ہوتا ہے؟ یہاں تو سگے والدین بھی دغا دے جاتے ہیں۔ مظاہر کا لہجہ زہریلا ہو رہا تھا۔ اظہر خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ چھوڑو، گزری پہ کڑنے کا کیا فائدہ؟ وہ بولے۔ آپ دیکھیے گا وہ مر جائے گی، نہ ول ہے نہ کانفیڈنس، اور اس پر قیامت کے اپنوں نے ٹھکرانے میں دیر نہیں لگائی۔ مظاہر نے جیسے بہت دل سوزی سے کہا۔ میرے علاوہ کسی نے بھی تو نہیں کہا کہ اس کی واپسی میں کوئی حرج نہیں۔ بڑی اماں نے اس دنیا میں ایک عمر طے کی ہے جو وہ سوچ سکتی ہیں، اور کسی بات کے جتنے پہلو ان کے سامنے آ سکتے ہیں ہم وہ اپروچ نہیں کر سکتے۔ اظہر نے بہت نپے تلے الفاظ ادا کیے۔ انسانی زندگی سے اہم بات، اہم پہلو کوئی نہیں ہوتا، وہ قطعی لہجے میں بولے۔ ہاں بالکل، دسیوں جانیں رکھی ہیں آگے، ایک زندگی کے مقابلے میں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ نانی اماں کسی کام سے مظاہر کے کمرے میں داخل ہوئیں تو مظاہر کے جملے پر جملہ فٹ کیا۔ جب کوئی کنواری بچی رات گھر سے باہر گزار دے تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ یہ تو اس اندھیرے میں روشنی کی سی بات ہے کہ وہ عمر بھر اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اتنا بھرم تو ہے کہ ایک مرد کے پلے بندھ گئی ہے۔ انہوں نے مظاہر کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے، کسی کی زبردستی پر سمجھوتا۔ ہاں بس اب تم سمجھنا چھوڑ دو، انہوں نے چڑھ کر کہا، اور پھر اظہر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہارے تایا ابا کا فون آیا تھا کہ کوئی لڑکا فارغ ہو تو صبح بھیج دینا۔ ڈاکٹر نے اسپتال داخل ہونے کو کہا ہے۔ اب یہ سب تو صبح چلے جاتے ہیں، تم دیر سے جاتے ہو، تم ہی دیکھ لینا۔ بڑا صدمہ کیا ہے اس نے، وہ باہر نکلتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ بس صدمہ کرنا ہی آتا ہے، مظاہر نے گویا سلگ کر کہا تھا۔ مون تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے، وہ مومل کو چیک اپ کے لیے لے جانا تھا۔ وہ اتنی احمق ہے کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتی، تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ پچھلی مرتبہ ڈاکٹر مطمئن نہیں تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے، نارمل پروسیس نہیں ہے، اس لیے اگلا چیک اپ جلدی کرائیں۔ میں نے تو ایڈوائز اگنور کر دی تھی۔ رات اعلیٰ یار وہاں سے ہو کر آیا تو بتا رہا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، 2 زندگیوں کا مسئلہ ہے، دل نہیں مانا کہ اگنور کیا جائے۔ اور تمہارے ڈیڈی کا کوئی بزنس ڈنر ہے، وہ کہہ رہے ہیں مس نہیں کر سکتے، ورنہ میں تو خود ہی لے جاتی۔ مون جیسے کسی الجھن میں پڑ گیا تھا، کتنے مان سے اب شاہانہ اس سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر شاہانہ کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا ٹائمنگ ہے؟ 3 سے 6 کے درمیان پہنچ جانا۔ یہ تو تم سمجھ ہی رہے ہو کہ میں ڈرائیور کو ادھر کا راستہ کیوں نہیں دکھا رہی۔ یہ چھوٹے طبقے کے لوگ، ان کو بڑی فرصت ہوتی ہے، چلتے پھرتے اخبار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، اصولاً تو مجھے ہی جانا چاہیے۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، سہ پہر کے 4 بج رہے تھے۔ اب مجھے تو پارلر میں ہی 3 گھنٹے لگ جائیں گے، وہیں جا رہی ہوں۔ اچھا، وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مون نے اپنے حلیے پر نظر دوڑائی، پھر کسی قسم کی نئی تیاری کے پروگرام کو خود ہی ملتوی کر دیا۔ سفید کاٹن کے شلوار سوٹ میں بے شمار شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے پاؤں میں لیدر سلیپر پھنسائے اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ایسے حلیے میں شاید وہ زندگی میں پہلی بار گھر سے نکلا تھا۔ قانونی بچہ باپ میں کتنا جوش اور ذمہ داری پیدا کر دیتا ہے، اور اس کیس میں ایک خلفشار، ملامت، احساس جرم جیسے اعصاب شکن احساسات تھے۔ آنے والی نئی زندگی گویا ایک عذاب تھی، کوئی پدرانہ جذبہ بھولے سے بھی نہیں ابھرتا تھا۔ وہ بہت تھکے تھکے انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسی لیے اپارٹمنٹ تک پہنچنے میں خاصی دیر لگی۔ دروازہ مومل کی ماں نے کھولا تھا۔ سلام مائی باپ، وہ فدویانہ انداز میں دوہری ہو کر کہہ رہی تھی۔ افلاس سے ٹھیک ہی تو پناہ مانگی گئی ہے، زندگی کے سارے ضابطے ایک طرف دھرے رہ جاتے ہیں، صرف پیٹ کی چیخ پکار ہوتی ہے، یعنی گزرنے والی قیامت کا شور سنائی نہیں دیتا۔ عزت، غیرت، ناموس جیسے اپنے معنی ہی کھو دیتے ہیں۔
आराम से मिलने वाली पेट भर रोटी हर शय पर हावी हो जाती है। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। कौन आया है अम्मा? किसी कोने से मोमल की आवाज़ आई। मोहन साहब आए हैं, इधर आकर सलाम बोल, माँ ने ताकीद की। क्यों आए हैं? हमने क्या इनका कर्जा देना है? इनको बोला था अब नहीं आना इधर। वहाँ से एटमी धमाका हुआ। मोमल की माँ का चेहरा खिफ़्फ़त और खौफ से सफ़ेद पड़ गया। उसने घबराकर मोहन की तरफ देखा। बेगैरत नहीं तो ऐसा बोलते हैं। मोमल की माँ जैसे थर थर काँपने लगी। उसका जी अच्छा नहीं है, इस वास्ते बकवास कर रही है। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ माई बाप। वो घिघिया कर बोली। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। तुम उसे बोलो जल्दी तैयार हो जाए, टाइम नहीं है। उसने घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, वो वहीं से चिल्लाई। मोमल की माँ ने बेबसी से मोहन की शक्ल देखी। इसका बाप आता होगा, अभी ठीक कर देगा इसे, वो खुशामदाना अंदाज में बोला। मैं खुद नहीं आया हूँ, मम्मी ने कहा है। किसी ने भी कहा हो, मुझे तुम्हारी सूरत सारी दुनिया में बुरी लगती है। मोमल की आवाज़ पर आंसू गालिब आ गए थे। मोमल की माँ इतनी तेज़ी से अपनी जगह से उठी कि वो कुछ समझ नहीं सका। वो उस तरफ बढ़ी थी जहाँ से मोमल की आवाज़ आ रही थी। बज्जात, हरामजादी, तड़ातड़ दोहत्तर पड़ने की आवाज़ आई। मोहन अपनी जगह से उठा और तेज़ी से जाए वकुआ की तरफ बढ़ा। मोमल की माँ ने मोमल के बाल मुट्ठी में जकड़े हुए थे। मोहन ने आगे बढ़कर उसके बाल छुड़ाए। ऐसे नहीं करो, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। उसने मोमल की माँ को एक तरफ किया। सब्ज़ और स्याह प्रिंट के मलगजे से कपड़ों में वो पलंग पर टांगे लटकाए बैठी थी। उसका जिस्म मोटापे की तरफ माइल महसूस हुआ। जल्दी उठो, देर हो रही है, डॉक्टर उठ जाएगी, उसने उससे कदरे दूर हटते हुए कहा। मेरी तरफ से मरे। इसमें 72 खाकर भी कोई तब्दीली नहीं आई। साहब आप बैठो, इसका बाप आता है, अभी खड़ी हो जाएगी। मोमल की माँ ने इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। मोहन ने चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर बाहर चला गया। मोमल की माँ भी उसके पीछे पीछे आई थी। साहब लस्सी पानी कुछ लाऊं? वो दस्त बस्ता पूछ रही थी और मोहन के चेहरे के तासुरात से कुछ समझने की बेसूद कोशिश कर रही थी। खौफ से कलेजा मुसलसल काँप रहा था। साहब को बहुत बुरा लगा होगा। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो मुंह तोड़ देता। हरामजादी का, जिनका खाती है उन्हीं पे गुर्राती है, नमक हराम। साहब उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपका दिया खाते हैं माई बाप। वो गुलामी की बदतरीन तस्वीर बनी खड़ी थी। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सबको अल्लाह रिस्क देता है, ये गुनाह की बातें हैं। गुनाह? एक हथौड़े की ज़रब उसके होंठों से निकली और वजूद के उस हिस्से पर पड़ी जहाँ चोट पूरी कुव्वत से महसूस होती है। औरत मज़ीद बदहवास हो गई और हाथ बांधकर उसके कदमों में बैठ गई। इस तरह मत बैठो, जाओ उसके पास। मैं 10-15 मिनट तुम्हारे मर्द का इंतज़ार और करता हूँ, फिर चला जाऊँगा। उठो इधर से। इंसानियत की इतनी तजलील जैसे वो बिलबिला कर रह गया। औरत चुपचाप उठकर मोमल के पास चली गई। वो पहलू बदल बदल कर घड़ी देखने लगा। तकरीबन 10 मिनट के इंतज़ार के बाद काल बैल बजी थी। मोमल की माँ तेज़ी से बाहर आकर दाखिली दरवाजे की तरफ लपकी थी। दरवाज़ा खुलते ही मोमल के बाप की आवाज़ आई। हड्डी वाला 70 रुपये का शेर मिला है। वो तो पता नहीं क्या किलो मिलो बोले हैं। अब शेर को शेर बोलते शर्म आवे लोगों को। किलो बोलने से का चीज़ बढ़ती हो जावे। अब चुप भी हो जा, मोहन साहब आए हुए हैं मोमल को लेने वास्ते। औरत ने सरगोशी में एक तरह से घुरका। मोमल को लेने वास्ते? अब कहाँ ले जावेंगे? मोमल का बाप परेशानी से बोला। अभी तक उसकी नज़र मोहन पर नहीं पड़ी थी। चुप, यहीं बैठे हैं, डॉक्टर के पास ले जावेंगे, बेगम साहिबा ने भेजा है। औरत ने फिर सरगोशी की। मोमल का बाप अंदर आ गया और सौदे सल्फ का थैला ज़मीन पर रखकर हाथ बांधकर सलाम करने लगा। मोहन ने सर की जुम्बिश से जवाब दिया। कब से बैठे हैं, तेरी राह देख रहे हैं, औरत बोली। ले जाते उसे, मैं क्या मना करने का? माई बाप है हमारे, हमारी जान भी हाजिर है। कितना ख्याल कर रही हैं बेगम साहिबा, धक्के मारकर निकाल देती तो हम क्या कर लेते। वो उसी तरह हाथ बांधे हुए बोला। वो तो पत्थर सी बैठी है, बोलती है मैं नहीं जाने की, मुँह जोरी कर रही है। औरत ने गोया शिकायत की। लगाए होते 2-4 नखरे दिखा रही है, हरामखोर। अरे इनका दिया खाते पहनते हैं, नवाबजादी है कहीं की। पेट भर रोटी मिल रही है तो आंखें आसमान पर लग गई हैं। मोमल का बाप बड़बड़ाता हुआ मोमल के ठिकाने की तरफ बढ़ा। क्यों री, क्यों मुँह जोरी कर रही है? लाड साहब की औलाद है। वडेरे की मनो धान कूट कर जब मिलेगी सिर्फ एक रोटी तो पता लगेगा आटे दाल का भाव। चल उठ, वो तेरे नौकर हैं जो अपने धंधे छोड़कर बैठे हैं। मैं नहीं जाने की डॉक्टर के पास, यहीं मरने दो मुझे। मोमल की हट धर्मी में कोई कमी नहीं आई। मरेगी भी तो नहीं स्त्रियों बगैरत, चल उठ। मोमल के बाप ने गालबन उसका हाथ पकड़कर उठाया था। कुछ कर लो, मैं नहीं जाने की। वहाँ एक ही रट थी। बहुत जुबान लग रही है। मोमल के बाप ने उसे धुनकना शुरू कर दिया। मोहन एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। रहने दो बाबा, मत मारो इसे, मैं चलता हूँ, मम्मी खुद ले जाएंगी। क्या बोलेंगी बेगम साहिबा के उनका हुक्म नहीं मानती, इसके तो अच्छे भी जाएंगे। मोमल के बाप ने फिर धुनाई शुरू कर दी। मोहन की बात सुनी अनसुनी हो गई थी। एक तो मोमल की हालत, दूसरे मर्दाना हाथ से धुनाई। मोहन बेइख्तियार आगे बढ़ा था।
उसने मोमल के बाप के चलते हाथों को एक हाथ से रोका, दूसरे हाथ से मोमल का बाजू पकड़कर उसे उठाया। बस करो, मैं कह रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी भी नहीं हुक्म मानना। तुम्हें लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हद होती है जहालत की। उसके मुंह से बिला इरादा ये जुमले निकले थे और उकाब बनकर उसी पर झपटे थे। हद होती है जहालत की। इस बूढ़े नाखवानदा से बड़ा जाहिल तो वो खुद था जिसने इंसानी इखलाकी ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। वो बूढ़ा तो इस उम्र तक किसी किस्म की कानून शिकनी के इल्ज़ाम से पाक था। ना उसने कभी ड्राइव करते हुए सिग्नल तोड़ा था, ना दौलत टैक्स चोरी की थी। अगर कभी वडेरे के दर पे 2 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा हुआ था तो बहुत सब्र से अपनी बारी का इंतज़ार किया था। पेट की भड़कती आग ने भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं किया था। मामूली सी कानून शिकनी से भी उनकी ज़िंदगी पाक थी। कौन जाहिल था? अंदर की आवाज़ें आन की आन में उसकी तवानाई चूस लेती थी। उसने निढाल से अंदाज में मोमल को एक तरफ किया और बूढ़े को थामकर कमरे से बाहर ले गया। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, कल मम्मी के साथ चली जाएगी। ये गलत बात है, हुक्म नहीं मानती बगैरत। एक तो आप लोगों ने हमारे साथ मेहरबानी की, ऐसे बुरे वक्त में छपर दिया, नमक हराम हो गई है ये। मोमल का बाप मालकों की खुशनुदी का यकीन हासिल करने के लिए इससे भी ज़्यादा बेटी की दुर्गत बना सकता था। अच्छा बस छोड़ो, ख़त्म करो इस किस्से को, मैं चलता हूँ, वो कदरे उलझ कर बोला था। नहीं साहब, मालकन का कहा पूरा करें वरना वो बहुत नाराज़ होंगी। मैं उन्हें समझा दूंगा, उसने तसल्ली दी। चल उठ साहब, जा रहे हैं, जाकर सलाम बोल। मोमल की माँ बेटी को ताकीद कर रही थी। बाकी जो इतनी देर से जाने कहाँ छुपी हुई थी उसे सलाम करने हाजिर हो गई थी। तुम बोला करो साहब को सलाम, तुम्हारे साहब हैं ये, मेरे नहीं। दोनों मियाँ बीवी एकदम फिर सन्नाटे में रह गए थे। ऐसी तो नहीं थी ये, और किसी के सामने तो इसकी बात के ये ढंग नहीं होते। क्यों करती है ये मून साहब से बदतमीज़ी, और वो इसे क्यों नहीं झिड़कते? दोनों अपनी अपनी जगह सोच के जाल में थे। मार कर देख लिया था, डांट कर देख लिया था, और क्या करें इसके साथ। रात के उस वाक़े के बाद कमरुन्निसा ने उसे पाशा के सामने नहीं पड़ने दिया था। हर ज़रूरत की शय उसे ख्वाबगाह में ही हासिल थी। थोड़ी देर कबल वो कुछ अखबार रिसाले बिस्तर पर डाल गई थी। वो गायब दिमागी के साथ यूं ही वर्क गर्दानी कर रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और एक बड़ी दिलकश और जामा जेब लड़की कमरे में दाखिल हुई। बाजुओं में गोल मटोल सा बच्चा, बाएं शाने पर झूलता बड़ा सा लेदर बैग। वो जितनी तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई थी उतनी तेज़ी से 2 कदम पीछे हटी थी। अस्सलामुअलैकुम जी, उसने बड़े पुरतकल्लुफ़ अंदाज में महानूर को सलाम किया। वो अपनी हैरत छुपाने में नाकाम थी। अम्मा कहाँ हैं? वो दरवाजे ही के करीब खड़ी दरियाफ्त कर रही थी। यहीं कहीं होंगी। वो संभल कर बैठ गई थी और समझ भी गई थी कि पाशा की कोई सी बहन होगी। 2 बहनों को उसने देखा हुआ था, उन्हीं में मिल भी रही थी। आपकी तारीफ़? वो बहुत उलझन में नज़र आई। अपनी अम्मा ही से पूछ लीजिए, उसके मुंह से निकल गया था। महसूस होने वाली कोई तलखी सी थी। लड़की उसी उलझन में उल्टे कदमों जल्दी कमरे से बाहर हो गई। महानूर को नई सोचें घेरने लगीं। ऐसे इंसान की बहनों के क्या ठाठ है, फ्रेश, तरोताज़ा, मोअज़्ज़िज़, बावकार। हमने क्या इसकी खुदाई में कत्ले आम कर दिया था? उसके बजाय कोई और खुदा मान लिया था। किस्मत के अंधेरे, ज़िल्लत, महरूमी, शिकस्त, ताहद्दे निगाह सिर्फ तारीकी। उन्होंने कौन सा विलायत पैगंबरी के बोझ उठाए थे जो उनकी किस्मत में हर तरह का आराम और इज़्ज़त है। कैसी कैसी काफर सोचों ने यलगार की थी। सोचकर फिर निदामत भी बुरी तरह हुई कि फूट फूट कर रोने लगी। अजीब एहसास बेबसी था। जाने कमरुन्निसा कब कमरे में आ गई थी। उसने दोनों हाथों में चेहरा छुपाया हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर बेइख्तियाराना उसे गले से लगा लिया था। बुरी बात है बेटी, यूँ हल्कान ना करो खुद को। इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता इस अंधेरे में वो दिखाएगा। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। तुम मुझे नंबर दो अपनी नानी का, मैं मौका मिलते ही उनसे राब्ता करूँगी। क्यों परेशान हो रही हो? हौसला करो बेटी। हिम्मत हारने से तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। अभी कमरे में मदीहा आई थी, मेरी बेटी है। पाशा के बाद आता है इसका नंबर। वो मासी पोर्च धो रही थी, इसलिए गेट खुला हुआ था। मुझे इसके आने का पता नहीं चला। मैं ऊपर कपड़े उतारने गई थी। 2 दिन से छत पर पड़े हुए थे। पूछ रही थी कि अम्मा आपके कमरे में कौन है। मैंने कहा अंदर आ जाओ, बता देती हूँ। आ रही है, बच्चे को फीड कर रही है। इसी तरह आ जाती है, ड्राइवर छोड़ जाता है। मियाँ को रात में फुर्सत होती है तो आकर ले जाता है। अभी इसके पास एक ही बच्चा है, इसलिए ज़रा फुर्सत दूसरी बहनों से ज़्यादा मिल जाती है। इसलिए जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाती है। ससुराल तो पिंडी में है, यहाँ अकेली ही होती है। मेरे पास आ जाती है तो इसका जी भी बहल जाता है और मेरा भी। गोया वो बेटी को तफसील से मुतारफ़ करा रही थी, साथ साथ उसके आंसू भी पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद मदीहा बच्चे को गोद में लिए हुए अंदर दाखिल हुई और नए सिरे से महानूर को हैरत से देखते हुए माँ से मुखातिब हुई। अम्मा आपको भाई बुला रहे हैं, कुछ मेहमान आए हैं, उनके देख लें जाकर। उसके मेहमानों का मुझसे क्या काम? वो कदरे नागवारी से बोली। आप उनकी बात तो सुन लें। वो माँ से मुखातिब थी मगर नज़रें महानूर पर थीं। अच्छा तुम बैठो, मैं देखती हूँ। वो कुछ सोचते हुए उठ गईं।
अच्छा अब रोना मत, मदीहा से बातें करो, मैं देखूं तो क्या कह रहा है। वो ये कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। मैंने आपको पहचाना नहीं, अम्मा भी कुछ नहीं बता रही। मदीहा बिस्तर पर उसके करीब ही बैठ गई। महानूर ने उसकी तरफ एक उचटती सी निगाह की। पहचानेंगी भी कैसे, ख्वाब में भी कभी देखा हो तो दूसरी बात है। उसकी ज़ुबान जैसे तलखी से धुल गई थी, खुद ब खुद लहजा जहरीला हो जाता था। मदीहा ने चौंक कर उसकी सूरत देखी। पहली मुलाकात में तकल्लुफ़ ज़रूर होता है, तलखी चे मानी। मैं अलबत्ता आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप उस घर की बेटी हैं, एक आवारा और करप्ट इंसान की खुशकिस्मत बहन है जो इतनी बहनों का भाई होकर भी गैरत से आ रही है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मदीहा हक्का बक्का मुँह खोले उसे देख रही थी। आप हैं कौन? इस बार उसका लहजा भी तल्ख और झंझलाया हुआ था। कभी कुछ थी, अब कुछ नहीं हूँ, ना मुर्दा ना जिंदा, एक मिट्टी का बुत जो एक दरिंदे के चुंगल में है, जो उसे ज़रब लगा लगा कर रेजा रेजा कर रहा है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर आ गई। मदीहा जैसे सन्नाटे में रह गई थी, जैसे कोई सवाल ही ना रहा था करने को। वो आंखें फाड़े महानूर को तके जा रही थी। जो कुछ महानूर ने उससे कहा था वो उसकी समझ से बालातर था। बच्चा उसकी गोद में मचलने लगा तो वो उसे थपकने लगी, मगर उसकी नज़रें महानूर के चेहरे से नहीं हटी थीं। उसी आन पाशा की आवाज़ खुले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुई। बहुत वक्त दे दिया, अब कोई मार्जन नहीं, कागजी कार्रवाई मुकम्मल है, सिर्फ उसे दस्तखत करना है। लेकिन कमरुन्निसा की दबी दबी आवाज़ उभरी। लेकिन वेकिन बहुत हो चुका अम्मा। देखें, अब अगर कोई गड़बड़ हुई तो सुन ले, मैं उसे बगैर निकाह के उम्र भर अपने साथ रखूँगा, और जो उसने गैरत दिखाने की कोशिश की तो मैं उस मज़ाहिर के घर को आग लगवा दूँगा। ये भी उस वक्त जब उस घर के सारे अफराद घर के अंदर होंगे। उसके लहजे में दरिंदों किसी को राहत थी। महानूर एक मरतबा फिर पथरा गई थी। मदीहा एकदम हवास बाख्ता सी उठ खड़ी हुई थी और महानूर को घूरती हुई बाहर निकल गई थी। उसके जाते ही कमरुन्निसा अंदर आ गई थी। उनके हाथ में एक जरतार भारी सुर्ख दुपट्टा था। वो बहुत उजलत के अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी थी और दुपट्टा खोलकर उसके वजूद पर फैला दिया था और उसके मुकाबिल बैठकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया था। बेटी, अब दूर तक के नफ़ा का सौदा करो। यूँ सोचो कि अब बहुत कुछ बस तुम्हारे हाथ में है। वो धमकियाँ नहीं देता है, जो कहता है करता है। निकाह तो तुम्हारा बस इसी से ही हो सकता है। तुम्हारी नानी भी यही समझा रही थी। अब यहाँ हो या तुम्हारी माँ के घर, मगर वहाँ जाने के बाद हंगामा बहुत बढ़ जाएगा। खुदा ना खास्ता कोई बेगुनाह जान भी ज़ाया हो सकती है। देखो, यही निजात का रास्ता है। मैं तुम्हें उसके साथ कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। जब तक ज़िंदगी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटी, एक हशर बरपा है, ठंडा हो जाएगा मेरे लिए। ये कोई फ़ख्र खुशी की बात नहीं कि किसी मजबूर को और मजबूर कर रही हूँ, मगर रास्ता अब यही है। उन्होंने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामकर पेशानी चूम ली। अम्मा, हैरान परेशान मदीहा फिर कमरे में थी। तुम आराम से बैठो, बताती हूँ तुम्हें, तुम परेशान मत हो। अच्छा महानूर, मैं बुलाती हूँ उन लोगों को, तुम दस्तखत कर देना, ठीक है? महानूर ने पथराई आंखों से कमरुन्निसा की तरफ देखा था। वह नज़र चुराकर बाहर चली गई थी। मदीहा हनूज साहब का कैफियत में सुर्ख दुपट्टे में छुपी महानूर को यकटुक घूरे जा रही थी। चंद मिनट गुजरे और कुछ लोग कमरे में दाखिल हुए। मदीहा जल्दी से बच्चा संभालकर पाँव ऊपर करके बेड पर बैठ गई। महानूर, बिन्नत ताहिर अली, आपका निकाह बाइवज़ 10 लाख रुपए मिनहाज हुसैन पाशा बिन इब्तिहाज हुसैन पाशा से होना तय पाया है। आपकी रजामंदी मतलूब है। आप इससे दस्तखत ले लें। वह रजामंदी ही के मानी है। कमरुन्निसा ने उसके करीब बैठते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा। फ़ौरन ही एक कलम महानूर के हाथ में थमा दिया गया। गोया ज़मीन आसमान की गर्दिश थम गई। कायनात फिर से साकित और बेआवाज़ हो गई। मैं दस्तखत कर रही हूँ इस फैसले पर कि दुनिया में मेरा किसी इंसान से कोई रिश्ता नहीं, ना मेरे वालदैन हैं, ना बहन, ना कोई और रिश्ता। मैं अपना बेरूह वजूद कब्र से पहले एक भेड़िए को सौंपती हूँ। इसे मज़ीद पायमाली का इजाज़तनामा देती हूँ। कोई साहिब निशानदही करते रहे, वो दस्तखत करती रही। फिर कमरे में मुबारकबाद की आवाज़ें गूंजने लगीं। कमरुन्निसा को मुबारकबाद दे रहे थे वो लोग। चंद लम्हे बाद सब लोग कमरे से बाहर चले गए। कमरुन्निसा ने उंगली से उसकी ठोड़ी को छूकर चेहरा ऊंचा किया। वो बगैर पलके झपकाए सामने दीवार पर देख रही थी। होंठ एक दूसरे में इस तरह पेवस्त थे गोया अब कभी नहीं खुलेंगे। तभी कमरुन्निसा ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो बाकायदा आवाज़ के साथ रो रही थी। मैं किस तरह कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो। कत्ल का खून बहा होता है और मैं खून बहा भी दे देती। अब सारी खुदाई सौंप दूँ तो मदावा नहीं। काश मैं मर गई होती, ये सब ना देखती। हर माँ की तरह ख्वाब तो अच्छी बहू के देखे थे। हीरा बहू मिल गई पर चैन लुट गया। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। अम्मा प्लीज़। मदीहा बच्चा कारपेट पर बिठाकर माँ को महानूर से अलग करने की कोशिश करने लगी। महानूर की आंखों में नमी तक नहीं थी। पत्थर की आंखें पत्थर की दीवार पर जमी थीं। अम्मा देखें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो माँ को अपने सीने से लगाकर आंसू पोंछ रही थी। कमरुन्निसा खामोश हो गई थी, मगर बददस्तूर सिसक रही थी।
مدیحہ، صبیحہ اور ملیحہ کو فون کر کے بلا لو، کہنا خود آنا، اپنے شوہروں کے ساتھ نہ آنا، آہستہ آہستہ ہی ان سے آنکھ ملا پاؤں گی، جاؤ بیٹی جلدی کرو، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ جو دیکھا ہے وہ تو بتا دوں، وہ ماں سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں تبھی وہ احتیاط کریں گی، جاؤ دیر نہ کرو، وہ بولی۔ مدیحہ باہر چلی گئی۔ بچہ ماں کو باہر جاتا دیکھ کر رونے لگا۔ قمرالنساء نے جھک کر اسے گود میں بھر لیا اور تھپکنے لگی۔ ماہنور نے زرتار دوپٹہ اتار کر ایک طرف ڈال دیا اور لیٹ گئی۔ بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا، وہ بالکل چیت لیٹی تھی۔ قمرالنساء نے ایک نگاہ کی اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ باہر آئیں تو اسنیکس کی خوشبوؤں نے انہیں چونکا دیا جو ڈائننگ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ غالباً احباب کی تواضع ہو رہی تھی۔ کچن میں ملازمہ موجود تھی، وہ 3 بجے چلی جاتی تھی۔ اسے شاید پاشا ہی نے روکا تھا۔ انہوں نے کچن میں جھانکا، ملازمہ فلاسک میں چائے انڈیل رہی تھی، دہی بڑوں کے ڈونگے ٹرالی میں رکھے تھے۔ وہ واپس لاؤنج میں آ گئیں جہاں مدیحہ فون پر بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کو آنکھ اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد مدیحہ نے فون بند کر دیا۔ بجیا اور آپی کہہ رہی ہیں کہ ہم بس گھنٹہ بھر میں پہنچ جاتے ہیں، اس نے ماں کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اماں سلسلہ کیا ہے؟ وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ قمرالنساء چند لمحے بچے سے کھیلتی رہیں۔ قسمت سے تمہیں بھاوش تو بہت اچھی مل گئی ہے، مگر جس طرح ملی ہے ساری زندگی گناہ بخشوانے پڑیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اس کے مزید قریب ہو گئیں اور بہت اختصار سے اسے سب کچھ بتا دیا۔ مدیحہ نے یوں سینے پر ہاتھ رکھا گویا دل کہیں نکل کر بھاگ رہا ہو۔ یہ وہی ہیں جن کا ذکر بجیا اور آپی نے کیا تھا؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مدیحہ خاموش ہو گئی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ یہ تو بہت ظلم ہے اماں، وہ کافی دیر بعد گویا ہوئی۔ ایسا ویسا؟ قمرالنساء نے بھی دکھ سے کہا۔ ان کے اپنوں نے اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا، یعنی ظلم پر ظلم، اپنے ایسے ہوتے ہیں؟ وہ بہت دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تم ابھی بچی ہو، انہیں یہی کرنا تھا۔ کسی گھرانے کی لڑکی کا اغوا موت سے بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے، ایک خاندان جیسے تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ ہم لڑکی آپ کے پاس پہنچا کر عزت کے ساتھ بیاہ لاتے ہیں، مگر اس کا ماموں زاد پاشا کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، وہ ایسا ہونے نہیں دیتا۔ میری اس کی نانی سے بات ہوئی تھی، بیچاری بہت ڈری ہوئی تھی، کچھ بعید بھی نہیں تھا کہ خون خرابہ ہو جاتا۔ تم اپنے بھائی کو جانتی ہو؟ قمرالنساء نے آزردگی سے کہا۔ ہائے اماں، مدیحہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اسی دوران پاشا اندر داخل ہوا۔ آپ لوگ چائے وائے پئیں، اسے بھی پلائیں۔ وہ چند لمحے دونوں کو بغور دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ دیکھی بے حسی، اپنی مراد پوری ہو گئی، باقی سب بھاڑ میں جائیں۔ قمرالنساء دل سوزی سے گویا ہوئیں۔ مدیحہ ہنوز گمسم کیفیت میں تھی۔ اماں یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے قراری سے بولی۔ قمرالنساء خاموش رہیں، ان کے پاس جیسے کوئی جواب نہ تھا۔ صبیحہ، ملیحہ بہت بدحواس اور بوکھلائی ہوئی گھر میں داخل ہوئیں۔ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے معزز مہمانوں کو ریفریشمنٹ انجوائے کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، اور بھائی کو بھی، جو گرے را سلک کے کرتے، سفید شلوار اور اپنے مخصوص ریڈ سکارف میں بہت خوش اور فریش نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج میں سامنے ہی قمرالنساء اور مدیحہ پر نظر پڑ گئی۔ قمرالنساء اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ صبیحہ بازو پھیلا کر ماں کی طرف بڑھی تھی اور ماں کے گلے لگ کر بری طرح بلکنے لگی تھی۔ بچہ پلیز، ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہیں۔ مدیحہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بیٹی چپ ہو جاؤ، کیا فائدہ رونے سے؟ قمرالنساء بھرائی ہوئی آواز میں صبیحہ کو تسلی دینے لگیں۔ اماں ہمارا ایک ہی بھائی، ہائے ہم کیا کریں، ہمارے ارمان، ہماری قسمت بیٹی۔ قمرالنساء کی آنکھوں سے بھی چند قطرے بہہ نکلے۔ اماں دنیا کے بھائیوں کی باراتیں ہوتی ہیں، شگن ہوتے ہیں۔ اماں ہمارا بھائی، ہائے اماں ہمارا بھائی۔ مر نہیں گیا آپ کا بھائی، پشت سے پاشا کی غضبناک آواز آئی۔ گھر میں لوگ بیٹھے ہیں، یہاں ڈرامہ سوچ رہا ہے، سب مل کر روئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر دروازے کھڑکیاں بند کر لیں پلیز۔ اس نے اتنا کہا اور باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو بیٹی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس اندھیرے میں روشنی ڈھونڈو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اکیلی بیٹھی ہے، اس کا سوچو اس بے گناہ پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ صبیحہ کو لے کر باہر نکلیں تو ملیحہ اور مدیحہ بھی پیچھے پیچھے آ گئیں۔ وہ چاروں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماہنور نے بے تاثر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ آج کل تو وہ اونے کونے چل رہی ہیں، گھنٹہ بھر میں رنگ چڑھ جاتا ہے، وہی لگا دو اس کے ہاتھ پاؤں میں۔ تینوں نے چونک کر ماں کی شکل دیکھی۔ اب تم ہی نے اسے دلہن بنانا ہے، نکاح تو ہو گیا ہے، وہ بڑے سکون سے کہہ رہی تھی۔ صبیحہ نے آگے بڑھ کر ماہنور کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اف یہ خوشی، تمہیں مبارکباد بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں معاف کر دینا۔ وہ پھر رونے لگی۔ ملیحہ بہت خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ بھابھی کو پہنانا کیا ہے اماں؟ مدیحہ نے بہت آہستگی سے پوچھا تھا۔ یہ الماری کے اوپر رکھا ہے نا بریف کیس، اس میں سب کچھ ہے، بڑا ارمان تھا تمہارے بھائی کو، سب تیاری کی ہوئی ہے اس نے، قمرالنساء نے بہت دکھ سے کہا تھا۔ کمرے میں 5 نفوس موجود تھے، مگر ماحول میں عجب وحشت تھی، ہر دل ایک انجانے سے ملال کی آنچ سے سلگ رہا تھا۔
महानूर बेटी उठकर गुस्ल कर लो, देखो ये तुम्हारी बहनें तुम्हारे पास हैं और इंशाल्लाह तुम हमेशा इन्हें अपने साथ ही पाओगी। अब तुम हम में से हो, अलग नहीं हो। ये घर, ये सब लोग तुम्हारे हैं। तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन भी है और सर पर आसमान भी। सबसे बढ़कर अल्लाह की निगहबानी। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि जिस लड़की को इस तरह का हादसा पेश आए उस पर किस तरह मुसीबतों के दर खुलते हैं, मगर अल्लाह ने इस अंधेरे में तुम्हें रोशनी दी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 बहनें हैं जो तुम्हें बहुत मोहब्बत देंगी, कभी निढाल नहीं होने देंगी इंशाअल्लाह। चलो शाबाश, गुस्ल करके तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा वलीमा धूमधाम से करूँगी। अपने सब मिलने वालों और रिश्तेदारों को बुलाऊँगी। तुम्हें वही इज़्ज़त दिलाऊँगी जो किसी भी बहू का हक़ होती है। इंशाअल्लाह एक दिन तुम्हारे अपने भी तुम्हें अपनाने आएंगे। चलो उठो, शाबाश। उन्होंने उसका बाजू पकड़कर उठाया। वो बेचूनो चरा उठ खड़ी हुई, मगर किसी डमी की तरह। मदीहा ने ब्रीफ केस उतार कर खोल भी लिया था। अरूसी सूट का कपड़ा इतना नफीस और नाजुक था कि मुट्ठी में आ जाए। कपड़े का वज़न तो परिंदे के बराबर महसूस होता था, जिसे दबके और रेशम के काम से बोझल किया गया था। नहायत कीमती शरारा सूट था। तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर गोया सराहा था। अम्मा कह रही थी, भाई की वार्डरोब में वलीमे का गरारा सूट है, गहरा जामनी रंग है और उस पर शेर भर चांदी का काम है, उसके साथ प्लाटिनम की ज्वेलरी है। महानूर के बाथरूम जाते ही मदीहा ने सरगोशी में बहनों को बताया। बहुत बुरी तरह दिल आया है पाशा का इस पर। सबीहा ने गहरी सांस ली और बैठ गई। काश ये सब रिवायती तरीके से होता। जो कुछ महानूर के साथ हुआ है उसका मलाल ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा। इसे भला रेशम और जवाहरात से बहलाया जा सकता है? मलिहा ने गहरे तासुफ़ के साथ कहा था। इस बात का शऊर होता तो आज हम यूँ दुख क्यों उठाते? इतना सब कुछ होते हुए ज़िंदगी में खला क्यों होता? सबीहा ने भी बहुत दुख से कहा था। फ़रीहा और अफ़ज़िया को ये सब ना बताना, वो तो बिल्कुल गैर लोगों में गई हैं, अभी उनका ठीक से अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। सबीहा ने दोनों बहनों से कहा। फ़ायदा भी क्या है? मदीहा ने तल्खी से कहा। वो पाशा के कमरे से ड्रायर तो ले आओ। महानूर के बाल जल्दी सूखने वाले नहीं, और इससे कह देना मेहंदी की कोन लाने के लिए। सबीहा ने मलिहा से कहा। वह फ़ौरन ही चली गई। मैं ज़रा ये कपड़े प्रेस करके लाती हूँ, तुम इधर ही रहना, सबीहा ने कपड़े उठाकर कहा और मदीहा खामोशी से बैठ गई। थोड़ी देर बाद महानूर बाथरूम से आ गई थी और खिड़की के पास खड़ी होकर बाल झटकने लगी थी। मदीहा एकटुक उसे देख रही थी, साथ ही बच्चे को भी थपक रही थी। महानूर ने बाल झटक कर पीछे की और उंगलियों से सुलझाने लगी। वो बहुत निखरी निखरी महसूस हो रही थी। उसने अभी तक आंख उठाकर मदीहा की तरफ नहीं देखा था। कमरे में गहरा सकूत था, हत्ता कि बच्चा भी मदीहा की गोद में बिल्कुल खामोश था। फिर यह सकूत मलिहा की कमरे में आमद से टूटा। भाभी आप बाल सुलझाकर मेरी तरफ करती जाए, मैं ड्रायर से खुश्क करती जाऊंगी। वो महानूर के करीब पहुंचकर बोली। भाभी? महानूर ने किसी ध्यान से चौंक कर मलिहा की तरफ देखा। कितना खूबसूरत लफ्ज़, मगर हथौड़े की तरह ज़रब बनकर समाज से टकराया था। मलिहा ने हेयर ब्रश उसे थमाया था। आपके बाल माशाल्लाह बहुत घने और लंबे हैं, इन्हें तो तकनीक से ही सुलझाया जा सकता है, और वो आप ही को आती होगी। महानूर ने खामोशी से उसकी सिमत देखे बगैर ब्रश उसके हाथ से ले लिया और बाल सुलझाने लगी। मलिहा ने ड्रायर का प्लग लगाया और कमरे में ड्रायर के चलने की आवाज़ गर्दिश करने लगी। महानूर हनोज किसी डमी की तस्वीर पेश कर रही थी। आप कुर्सी पर बैठ जाएं, खड़े खड़े थक जाएंगी। ड्रायर की शूं शूं के बीच मलिहा की आवाज़ उभरी। महानूर किसी मामूल की तरह नज़दीकी कुर्सी पर बैठ गई। अभी यह अमल जारी था कि सबीहा कपड़े लिए अंदर आ गई। अम्मा गई हैं ड्राइवर के साथ बाज़ार, मेहंदी और चूड़ियाँ लेने, कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो कपड़ों के साथ ज़रूरी थीं, उसने आते ही बताया। सोने की चूड़ियाँ और कंगन हैं तो सही। मलिहा ने बेड पर बिखरे सामान की तरफ इशारा किया। अम्मा कह रही थी शीशे की अरूसी चूड़ियाँ भी होना चाहिए। सबीहा ने करीने से कपड़े हैंगर करते हुए जवाब दिया। मेहमान चले गए बजिया? मदीहा ने सबीहा से पूछा। कहाँ? सुना है मगरिब के बाद और आएंगे। डिनर का इंतज़ाम है, खाना किसी 5 स्टार होटल से तैयार होकर आएगा। देख कर आ रही हूँ, लॉन में अरेंजमेंट हो रही हैं, बाकायदा वीडियो बन रही है। सबीहा के लहजे में महसूस की जाने वाली तल्खी थी। मज़ीद इतला है कि हमारे होनहार भाई बहनोइयों को फ़ोन करके डिनर पर इनवाइट कर चुके हैं। अभी से सोच लो अपने अपने मियाँ को क्या कहना है। सबीहा ने साबका अंदाज में कहा। ज़ाहिर है उन्हें इस बात से क्या सरोकार कि हम किस मुश्किल में फंसें, मरें या जिएँ, कैसा अजीम कारनामा अंजाम दिया है। आखिर बहनोइयों से भी तो दाद हासिल करना ज़रूरी है। मदीहा जलकर बोली। महानूर हमें माफ़ कर देना, यकीन करो हम तुम्हारे दुख से दुखी हैं। ये सब कुछ एक मजबूरी है, जश्न नहीं। सबीहा ने महानूर की ठोड़ी छूकर बहुत दिलसोजी से कहा। काश वो तुम्हारी खातिर ही अपना किबला दुरुस्त कर ले। सबीहा मज़ीद गोया हुई। हाय अल्लाह, आप ही भाई ने उनको बताया क्या होगा? मदीहा तो बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी, उसे अपनी पड़ गई थी। कुछ भी बताया हो, तुम अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो। मदीहा गोया सुलग कर बोली। सच्ची बेहिसी और खुदगर्जी की इंतहा है। बहनों का ख्याल भी तो नहीं करते। मदीहा बहुत उदास लहजे में कह रही थी।
बीबी आप लोगों की चाय यहीं ले आऊँ? मुलाजमा ने दरवाज़ा खोलकर झांका। हाँ भाई जल्दी से ले आओ, यहाँ तो सर में दर्द शुरू हो चुका है, सबीहा ने बेसारी से जवाब दिया। चाय के साथ बड़े गरम गरम ताज़ा स्नैक्स भी हैं, मदीहा ने कहा। पता नहीं महानूर ने दोपहर का खाना भी खाया या नहीं। सबीहा को तभी ध्यान आया। कुछ खाया था महानूर? उसने असबात में गर्दन हिला दी और फिर मौत की तरह साकत हो गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा ट्राली धकेलती हुई कमरे में दाखिल हुई और बड़ी बड़ी गुलाब जामुनों की प्लेट की तरफ इशारा करके बोली, पाशा साहब बोलते हैं बीबी लोगों से बोलो पहले मुंह मीठा करें और कराएं। उसने मानी ख्याज नज़रों से महानूर की तरफ देखा था। हाँ भाई मुंह मीठा करो पहले, आखिर हमारे भाई ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, सबीहा ने तंजिया कहा। वो बेड पर पड़ी चीज़ें समेट रही थी। मदीहा ने एक छोटी सी प्लेट में गुलाब जामुन निकाली, उसमें कांटा फंसाया और महानूर के करीब चली आई और एक टुकड़ा कांटे में लेकर महानूर की तरफ बढ़ाया। मुंह खोलें भाभी। महानूर ने खाली खाली आंखों से मदीहा का चेहरा देखा और मुंह खोल दिया। मदीहा को उसका अंदाज अजीब सा लगा। उसने थोड़ा थोड़ा करके उसे पूरा गुलाब जामुन खिला दिया। सबीहा और मलीहा ने भी महसूस किया उसमें दुल्हनों वाली कोई झिझक नहीं थी, अलबत्ता वो यकसर खामोश थी। चलें आधे बाल तो सूख गए हैं, पहले चाय पी लेते हैं, ठीक है? आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं भाभी? मदीहा बच्चा सबीहा को थमाकर चाय बनाने लगी। महानूर के होठों के कुफल न टूटे, बस वो टुकर टुकर तीनों की सूरतें देखती रही। मदीहा ने कदरे सोचा और फिर खुद ही चाय में चीनी मिलाकर कप उसको थमाया। चाय पीकर वो लोग फारिग ही हुई थीं कि कमरुन्निसा आ गईं। उन्होंने कमरे में दाखिल होकर चारों को बारी बारी बगौर देखा, गोया ताज़ा तरीन सूरत हाल समझने की कोशिश की। महानूर को कुछ खिलाया? उसने दोपहर को बहुत थोड़ा खाना खाया था। उन्होंने बैग बेड पर रखते हुए लड़कियों से पूछा। एक गुलाब जामुन और आधा चिकन सैंडविच, एक कप चाय। हालांकि मैंने बताया कि ये माश की दाल के दही बड़े हैं, अच्छा जायका है, मगर इन्होंने प्लेट वापस रख दी। बहुत चुप है अम्मा, मुझे तो इनकी चुप से डर लगने लगा है। मलीहा ने तशवीश भरे लहजे में माँ से कलाम किया। हाँ तो क्या ठट्ठे लगाए? हुआ क्या है इसके साथ, अंदाज़ा तो करो। लाओ पहले मैं इसे चूड़ियाँ पहना दूँ, बाद में तुम इसे मेहंदी लगाकर तैयार कर देना। इसे इधर ले आओ मेरे पास। कमरुन्निसा ने बेड पर उसके लिए जगह बनाई। मलीहा उसे थाम कर माँ के पास ले आई। लाओ वो सोने की चूड़ियाँ और कंगन भी ला दो, मिलाकर पहना दो। उन्होंने शीशे की चूड़ियाँ डब्बे से निकालते हुए बहुत मसरूफ़ अंदाज में कहा। सबीहा ने चूड़ियाँ कंगन उनके सामने रख दिए। लाओ बेटी पहले सीधा हाथ दो, बिस्मिल्लाह। वो उसका हाथ थामकर चूड़ियाँ पहनाने लगीं। कमरे में बहुत खामोशी थी, सिर्फ चूड़ियों की छन छन थी। कमरुन्निसा ने चूड़ियाँ पहनाते हुए 2-3 मरतबा उसका चेहरा देखा था, जो बेतासुर मगर पुरसकून था। इतना पुरसकून के जैसे किसी ऐसे मरने वाले का होता है जो तवील अज़ियत उठाकर मौत से हमकिनार हुआ हो, अज़ियत और इब्तला से जिसकी जान छूट गई हो। कमरुन्निसा चूड़ियाँ पहना रही थीं और वो तीनों इन्हमाक से ये अमल देख रही थीं। इस तरह चुप क्यों हो बेटी, रो ही लो, हौल आ रहा है मुझे तुम्हारी चुप से। उन्होंने महानूर की आंखों में झांका। क्या बोलूँ अम्मा और क्या रोऊँ? अब क्या मतलब है मेरी ज़िंदगी में खुशी गम नुकसान का? सारा सौदा बिक गया अम्मा। कमरुन्निसा ने चूड़ियाँ पहनाकर उसका माथा चूम लिया। सिर्फ चूड़ियाँ पहनने ही से मेरी बेटी दुल्हन लगने लगी है, माशाल्लाह, चश्मे बदूर। अच्छा अब तुम लोग इसे मेहंदी लगा दो, मैं देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। वो उठ खड़ी हुई। अम्मा वो आ जाएं तो मुझे बाहर बुलवा लीजिएगा, सबीहा ने कहा। तुमने फ़ोन किया था उसे? वो ताज्जुब से ठिठक कर सबीहा से पूछने लगी। हमारे शेर दिल भाई अपने बहनोइयों के बगैर खुशी नहीं मनाएंगे, भले से बाद में बहनों की ऐसी तैसी हो जाए, मदीहा ने जलकर कहा। खैर तुम लोग परेशान मत हो, मैं संभाल लूँगी सब। वो कुछ सोचकर पुरसकून हो गई। आपकी तो उम्र गुजर गई संभालते संभालते, मलीहा ने दुख से कहा। 2 कोने थीं। सबीहा और मलीहा ने एक एक हाथ संभाल लिया और बड़ी महारत से मेहंदी लगाने लगीं। मदीहा हम सब में एक्सपर्ट है, मगर इसका बच्चा किसी के पास नहीं टिकता, बहरहाल गुजारा कर ले, मलीहा ने कहा। अपनी आवाज़ तो सुना दें, जब आपके घर गए थे तब भी आप खामोश थीं, अब भी खामोश हैं। मलीहा बोली। मैं तो अपनी भाभी की मीठी मधुर आवाज़ सुनने का एजाज़ हासिल कर चुकी हूँ। मदीहा के लहजे में तंज की चुभन थी, जिसे सिर्फ महानूर ही महसूस कर सकती थी। अच्छा क्या बात की थी तुमसे? मलीहा इश्तियाक से पूछने लगी। अब छोड़ें भी, कुछ बैद भी नहीं कि बगैर फरमाइश के आप लोगों को भी कुछ सुनने को मिल जाए। वो फिर मानी ख्याज हंसी हंस कर बोली। फिर वो मेहंदी लगाते हुए अपनी अपनी बातें करने लगी। भाभी आप थक गई होंगी तो लेट जाएं, मलीहा बोली। हाँ वाकई ये तो थक गई होंगी, अभी तो सबसे बड़ी मुशक्क़त बाकी है, मदीहा मुस्कुराई। बदतमीज़, सबीहा बड़ी और बाल बच्चों वाली होकर झींप गई थी। महानूर ने तीनों के चेहरे देखे। नुकसान सिर्फ मेरे हैं, मुझे ही रोना है, इन्हें कोई दुख क्यों होने लगा? एक अगवाशुदा लड़की दुल्हन बनाई जा रही है, बाहर मेहमान बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ हैं, बेहतरीन रिफ़्रेशमेंट, बेहतरीन डिनर, मेहमान तो इन्हीं बातों से बहल जाते हैं। किसी ने पूछ भी लिया होगा भूले भटके के दुल्हन कहाँ से लाए, तो क्या कमी है घड़े हुए इंसानों की?
चलो इतना भी बहुत है कि मुझे रोंदी हुई पायमाल लड़की नहीं समझा जा रहा। नानी अम्मी, अब आपके सारे खौफ ख़त्म हो जाएंगे। आपके पोते महफूज हो गए हैं। उठा लिया है ये पहाड़ मैंने अपने सर पर, मगर देखती हूँ चैन कैसे आता है आप लोगों को। चंद कतरे उसके रुखसारों पर फिसल आए। सबीहा ने नज़र उठाकर उसके आंसू देखे और बेइख्तियार उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके सर पर बोसा दिया। इतना हौसला दिखाया है तो चंद कदम और महानूर, हम तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिला कर रहेंगे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह का एहसान है कि इस किस्से में किसी बेगुनाह की जान नहीं गई। तुम क्या समझती हो, हमें तुम्हारे दुख का अंदाज़ा नहीं? सबीहा बहुत मोहब्बत से कह रही थी। इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, अक्सर के पर्दे रखे हुए हैं अल्लाह ने। खुशकिस्मत हैं जो आजमाए नहीं गए। आप यकीन करें ये सब ख्याली और किताबी बातें हैं। वो सपाट लहजे और धीमी आवाज़ में कह रही थी और वो तीनों लम्हे भर को जैसे पथरा कर रह गई थी। अरे नहीं मेरी जान, तभी सबीहा ने बेकरार होकर उसे ज़ोर से भींच लिया था। मलीहा के अंदर भी कुछ टूट कर बिखरा था। तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। किस्सा भी तो अजीब है, कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती कि आगे क्या होने वाला है। अच्छी उम्मीद से अलबत्ता हौसला ज़रूर मिलता है। सबीहा बहुत अपनायत के साथ समझा रही थी। मदीहा चाय ख़त्म करके बाहर चली गई थी। तकरीबन 1 घंटे में हाथ पाँव पर खूबसूरत नक्शो निगार बन गए थे। मेहंदी ख़त्म करके मलीहा उसके बाल सुलझाने लगी। मेहंदी खुश्क हो जाए तो कपड़े बदल लेना, बिल्कुल तैयार हैं। मैं ज़रा देखती हूँ ये ना आ गए हों। सबीहा उठ खड़ी हुई। महानूर ने कपड़े बदले, फिर मलीहा ने बहुत लाइट सा मेकअप कर दिया। अलबत्ता लिपस्टिक बहुत तेज़ सुर्ख थी। वो जेवर पहना रही थी कि कमरुन्निसा गजरे लेकर आ गईं। माशाअल्लाह, उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मेहंदी तो सूख गई है, साफ़ कर दो और ये गजरे पहना दो। बाहर वीडियो वाला इंतज़ार कर रहा है। पाशा 10 दफ़ा पूछ चुका है कि तैयार हो गई या नहीं। वो खुद भी अंदर आएगा। कितनी देर में भेज दूँ? 10 मिनट बाद भेज दीजिएगा। और हाँ, ये आ जाएं तो बता दीजिएगा। वो तो खासी देर हुई आ चुका है, उसे तुम्हारी मसरूफियत की वजह बता दी थी। बाहर मेहमानों में बैठा है। आ गए? मलीहा चौंकी। कुछ कह रहे थे? उसके चेहरे से फिक्रमंदी झलकने लगी। नहीं, मुझसे भला क्या कहेगा? तुम ही से कुछ कहे तो कहे। बता देना उसे अपने भाई का कारनामा। आखिर क्या क्या और कब तक छुपाओगी? वो बहुत दुख से कहती हुई बाहर चली गई। कितनी आसानी से कह दिया अम्मा ने। मलीहा परेशान नज़र आ रही थी। भाभी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक शख्स की तमन्ना की तकमील कितने लोगों पर भारी पड़ रही है। आप ये ना समझे कि नुकसान सिर्फ आपका हुआ है। बहुत सारे अंदेशे हमारी ज़िंदगी में भी ज़लज़ले बर्पा कर रहे हैं। तुम लोगों को सिर्फ अंदेशे हैं और नुकसान ज़दा सिर्फ मैं हूँ। वो वीरान नज़रों से मलीहा को बस देख कर रह गई। मलीहा दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी कि पाशा दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। वो बेइख्तियार सताइशी नज़रों से महानूर को देख रहा था। महानूर ने बेतासुर और खाली निगाहें उसके चेहरे पर जमा दी। दुल्हनों वाला हुलिया ज़रूर था, मगर अंदाज नहीं था। पाशा को कदरे ताज्जुब भी हुआ। एक तो बहुत पुरसकून अंदाज में बैठी थी, दूसरे पाशा को एकटुक देख रही थी, जिसका चेहरा फतहमंदी की रोशनी से जगमगा रहा था। होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। उसके रेड स्कार्फ का शेड उसके चेहरे को मज़ीद निखार दे रहा था। अलबत्ता महानूर के अंदाज नज़र पर उसकी आंखों से उलझन और तशवीश झलकने लगी थी। इंतहाई हालात में भी नज़र ना उठाने वाली पलक भी नहीं झपक रही थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपी? उसने मलीहा को मुखातिब किया। मजाक नहीं करो, जो कुछ करना है कर डालो, ये तैयार हैं। मलीहा सुलग कर बोली थी और बहुत दिलजमी से उसका दुपट्टा सेट करने लगी थी। मैं बुला रहा हूँ फ़ोटोग्राफ़र और वीडियो मेकर को। वो एक उलझन में बाहर निकला था और चंद लम्हों बाद 2 अफराद के साथ वापस आ गया था। पहले इसकी सिंगल तस्वीर का सेशन मुकम्मल हुआ, फिर पाशा उसके बराबर में आ बैठा। आप आंखों को थोड़ा सा झुका लें। फ़ोटोग्राफ़र को भी महानूर की पथराई सी आंखों पर उलझन हुई। पाशा ने बाजू फैलाकर अपना हाथ उसके शाने पर रख दिया था। हाथ था कि कोई पहाड़ उसके वजूद पर आ पड़ा था। पाशा के मलबूस से एक बहुत दिलफरेब खुशबू की लपेटें उठ रही थी। उसने चेहरा मोड़कर पाशा के चेहरे की तरफ किया। पाशा ने भी चेहरा उसकी तरफ मोड़ लिया था। 2 इंच के फासले पर दोनों चेहरे थे। उसने महानूर की आंखों में झांका। वाह, कितनी खूबसूरत आंखें हैं। थैंक गॉड मेरी हैं। उसने मौका निकालकर सरगोशी की थी। तकरीबन आधे घंटे की मसरूफियत थी। फ़ोटोग्राफ़र की हदायत पर अमल कराने में मलीहा ही पेश थी, अगरचे उसका जहन कमरे के माहौल से ज़्यादा मियाँ में इन्वॉल्व था। भाई की खुशी, मनचाही भावज, सब एहसासात अंदेशों, वहमों और पेश आने वाली खिफ़्फ़त की नज़र हो रहे थे। भाई ने एक कारनामा अंजाम दिया था। हज़ारों लाखों तालियों की गूंज में बेशुमार एज़ाज़ात अभी दुनिया से वसूल करना थे। आप भी आ जाएं। पाशा की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। नहीं, तुम बनवाओ, मैं बाद में बनवा लूँगी, उसने रुखाई से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद आप इन्हें ड्राइंग रूम में ले आइएगा। काम मुकम्मल हुआ और वो बाहर जाते जाते गोया हुआ। तुम अम्मा को अंदर भेज दो, वो साबका अंदाज में बोली। अच्छा, वो मैं होटल मेहरान जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। इतने आप लोग मेहमानों का ख्याल रखिए, ओके?
وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ ملیحہ گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماہ نور ہاتھوں کی مہندی دیکھتے ہوئے جانے کیا سوچ رہی تھی۔